नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गौशालाओं की दुर्दशा पर सरकार हाथ धरे बैठी है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब तक नहीं थमा सांसों पर संकट, पराली का असर कम होने पर भी दमघोंटू है दिल्ली की हवा, 400 के पार AQI। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में अब खुशबू भी चुनावी, अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। गौशालाओं की दुर्दशा पर सरकार हाथ धरे बैठी है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गौशालाओं की दुर्दशा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की दुर्दशा के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री जी आज ब्रज क्षेत्र जा रहे हैं। ब्रज ने पूरी दुनिया को गौ सेवा की प्रेरणा दी। आशा है कि वे गौशालाओं की दुर्दशा के बारे में कुछ करेंगे। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश की ज्यादातर गौशालाओं का यही हाल है। गौशालाओं की भारी दुर्दशा के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गौरतलब है कि सूबे में कांग्रेस की खोई जमीन को हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी दिन रात पसीना बहा रही हैं। यूपी में आधी आबादी के साथ के नारे साथ योगी सरकार को घेरने में लगी प्रियंका लगातार सक्रिय हैं। वाराणसी और गोरखपुर की रैली के साथ ही वह लखीमपुर, हाथरस, सोनभद्र के मुद्दों पर भी एक्टिव रही थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब तक नहीं थमा सांसों पर संकट, पराली का असर कम होने पर भी दमघोंटू है दिल्ली की हवा, 400 के पार AQI। जी हाँ दोस्तों, पराली के धुएं का असर कम होने पर भी दिल्ली की हवा दमघोंटू बनी हुई है। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर के मुताबिक मंगलवार के दिन दिल्ली की हवा में पराली के प्रदूषण की हिस्सेदारी 27% के लगभग रही। 2 दिन पहले यह हिस्सेदारी 48% तक पहुँच गई थी। दिल्ली के लोगों के लिए दीपावली के बाद से शुरू हुआ जहरीली हवा में सांस लेने का सिलसिला अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। हवा की रफ्तार बढ़ने के चलते सोमवार को प्रदूषण के स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक के नीचे यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर से 400 के अंक के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 404 के अंक पर रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की हवा दमघोंटू बनी हुई है। CPCB के मुताबिक मंगलवार की शाम 4 बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषक कण PM10 का स्तर 426 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 263 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक हवा में PM10 का स्तर 100 से नीचे और PM2.5 60 से नीचे होना चाहिए। इस अनुसार देखा जाए तो दिल्ली की हवा में अभी प्रदूषण का स्तर मानकों से 4 गुना ज्यादा है। रात के समय हवा की रफ्तार कम होने के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण कणों का बहाव धीमा हो रहा है। सोमवार के दिन हवा की रफ्तार बढ़ने और दिन भर खिली हुई धूप निकलने के बाद प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन रात के समय हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक बने रह रहे हैं। प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के चलते भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अब खुशबू भी चुनावी, अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया, जो कि 22 प्राकृतिक खुशबुओं से बना है। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे जैसा लाल और हरा है। अखिलेश ने सीएम योगी का नाम लिए बिना तंज किया कि अगर यह परफ्यूम उन्हें मिल जाए तो वे इसकी खुशबू भले न बदल पाएं, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। परफ्यूम बनाने वाले समाजवादी पार्टी के MLC पम्मी जैन कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं। उनका कहना है कि परफ्यूम बनाने में अखिलेश यादव की भी राय शामिल है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में समाजवादी परफ्यूम लॉन्च हुआ। अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेताओं ने परफ्यूम की शीशियां हाथों में लेकर मंच से दिखाईं। इसकी बोतल का रंग सपा के झंडे की तरह है, लाल और हरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। उन्होंने कहा कि जो महकते हुए जाएंगे वे समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए यह बोतल तो खुशबू बदल पाए या न बदल पाए, रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जब पत्रकार यह परफ्यूम लगाकर जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब किसकी सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब यह हमारे पत्रकार साथी लगाकर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वे जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। परफ्यूम बनाने वाले पार्टी के MLC और परफ्यूमर पम्मी जैन ने बताया कि इसे 2 वैज्ञानिकों ने 4 महीने में तैयार किया है। इसमें 22 प्राकृतिक खुशबुएं हैं और इसके बाद बनने वाले परफ्यूम में 24 प्राकृतिक खुशबू होंगी। इस संख्या का सियासी महत्व भी है।
पम्मी जैन ने कहा कि 22 प्राकृतिक खुशबू का इसलिए मेल किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं। यह जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी प्रदेश में फैली हुई है, यह समाजवादी इत्र नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाने का काम करेगा। इसके बाद एक और खुशबू की तैयारी हो रही है जिसमें 24 प्राकृतिक खुशबू होंगे। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश से जुड़ने को शिवपाल ज्यादा दिख रहे उत्सुक, गठबंधन से शुरू हुई बात विलय तक पहुंची, जानिए क्यों। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ के सत्ता के गलियारे में चर्चाएं तेज हैं कि क्या शिवपाल और अखिलेश के बीच गठबंधन होगा या विलय होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव के लगातार बयान आते रहे हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि चाहे अखिलेश गठबंधन करें या विलय करें, उनको सम्मानजनक तरीके से सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे पर हमेशा सधा हुआ ही जवाब देते हैं। वो बस पूरा सम्मान देने की बात कहते हैं। हाल के बयानों पर ही गौर करें तो साफ दिखता है कि गठबंधन को लेकर ज्यादा इच्छुक कौन दिख रहा है। दरअसल 2017 में यादव परिवार में रार के बाद शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। वो सपा के टिकट पर चुनाव जरूर जीते, मगर उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रसपा के गठन का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात ये रही कि इस दौरान वो लगातार सपा से विधायक बने रहे। न तो उन्हें पार्टी से हटाया गया, न ही उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया। समय बीतता गया और शिवपाल अपनी पार्टी का यूपी में खड़ा करने की पुरजोर कोशिश करते रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव आया, पंचायत चुनाव आया, लेकिन प्रसपा इन चुनावों में कुछ खास कर नहीं सकी। अब यूपी विधानसभा चुनावों से पहले शिवपाल प्रदेश भर में यात्राएं कर रहे हैं। वो सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर निकले हैं और जिलों जिलों का दौरा, सभाएं कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, पहले लोग कांग्रेस के बारे में बात नहीं करते थे, प्रियंका गांधी ने जगाया नया विश्वास। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने जनता के मुद्दों पर आवाज उठाकर उत्तर प्रदेश के लोगों में पार्टी के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया है। सिंह ने मंगलवार रात संभल के एचोड़ा कंबोह में श्री कल्की महोत्सव में शिरकत करने के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रियंका ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेकर खुद आगे आकर संघर्ष किया है, उससे यहाँ की जनता में कांग्रेस के प्रति एक नया भरोसा पैदा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, हाथरस, आगरा का मामला हो, किसान, मजदूर या व्यापारियों का मसला हो, प्रियंका ने अन्य दलों के नेताओं से कहीं आगे बढ़कर संघर्ष किया है और उत्तर प्रदेश में एक नई टीम खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले जहां कोई कांग्रेस के बारे में बात नहीं करता था, वहीं अब लोग कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती द्वारा कांग्रेस को उसके चुनावी वादों को लेकर घेरने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, मायावती का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से कांग्रेस पार्टी दलितों की सेवा कर रही है। महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और कांग्रेस का कार्यक्रम तब से लेकर आज़ादी तक और उसके बाद बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के साथ संविधान में भी इसका जो आह्वान किया गया वो कांग्रेस की ही देन थी। मायावती शायद वो इतिहास नहीं जानती। सरहद पर चीन की बढ़ती घुसपैठ के बारे में पूछे गए एक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के सांसद ने खुद कहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप्पी साधे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हाल में की गई टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अपनी पाकिस्तान यात्रा पर जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ा चुके हैं। जिन्ना पूरी तरह से सांप्रदायिक नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत का बंटवारा करने के लिए तैयार किया था। भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से हिंदू कार्ड खेले जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर सिंह ने कहा, भाजपा के पास इसके सिवा और कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम सिर्फ मजहब के नाम पर लोगों को बांटना और भय को मुद्दा बनाकर नफरत पैदा करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साल 1925 से ही डर और घृणा की राजनीति कर रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अपने आंदोलन को और करेंगे तेज। 29 नवंबर को संसद मार्च का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को गति देने का फैसला किया है। इसके तहत इन संगठनों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई जिसमें यह तय किया गया कि 29 नवंबर को किसान संसद मार्च करेंगे। इसके अलावा बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, 29 नवंबर से दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसद के इस सत्र के अंत तक 500 चयनित किसान राष्ट्रीय राजधानी में विरोध करने के अपने अधिकारों स्थापित करने के लिए
ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हर दिन शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद जाएंगे। दरअसल किसान लगातार अपने आंदोलन को गति देने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि किसानों ने बैठक बुलाई और कई अन्य फैसले भी लिए और आंदोलन को तेज करने के लिए चर्चा भी की। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि बैठक में 26 नवंबर को और उसके बाद दिल्ली मोर्चे पर और पूरे देश में ऐतिहासिक किसान संघर्ष के 1 साल पूरे होने को व्यापक रूप से मनाने का फैसला किया गया है। वहीं 26 नवंबर संविधान दिवस भी है, जब भारत का संविधान 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील पर पार्टी के नेताओं से बोले राहुल गांधी, जब सच्चाई आपके साथ हो, डरो मत, भ्रष्ट केंद्र सरकार से लड़ते रहो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सहयोगियों से कहा कि वे भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने से न तो डरे और नहीं रुके, क्योंकि हर कदम पर सच्चाई उनके साथ है। राहुल गांधी का यह राफेल सौदे को लेकर फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट के बाद आया है। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय या फिर दसॉल्ट एविएशन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस डील के लिए दसॉल्ट एविएशन ने सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए घूस दिए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में राफेल स्कैम हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। राफेल को लेकर मीडियापार्ट ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि दसॉल्ट एविएशन ने साल 2007 और 2012 के बीच मॉरिशस में बिचौलिए को रिश्वत का भुगतान किया। मीडियापार्ट ने जुलाई में रिपोर्ट दी थी कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के इंटरगवर्नमेंटल सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की संवेदनशील न्यायिक जांच का नेतृत्व करने के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। केंद्र की एनडीए सरकार ने 23 सितंबर 2016 को भारतीय वायुसेना के लिए दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी जवाब दें, राफेल सौदे पर नई रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, राफेल सौदे में शामिल एक बिचौलिए को कथित तौर पर घूस दिए जाने संबंधी मीडिया के खुलासे के एक दिन बाद इस मसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन को करीब 7.5 मिलियन यूरो का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रही। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ने वर्ष 2014 से पहले, जब कांग्रेस सत्ता में थी, कथित भ्रष्टाचार को लेकर इस पार्टी पर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इस भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा, इंक का मतलब है आई नीड कमीशन। यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान हर डील में एक डील थी और वे इसके बाद भी डील नहीं कर सके। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को इटली से जवाब देने चाहिए कि आपने और आपकी पार्टी ने इतने सालों से राफेल को बारे में झूठ फैलाने की कोशिश क्यों की। अब यह खुलासा हो गया है कि वर्ष 2007 से 2012 तक उनकी अपनी सरकार सत्ता में थी जब कमीशन दिया गया। इसमें बिचौलिए का नाम भी सामने आ गया है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है, ऑपरेशन कवच के मौजूदा खुलासे से मोदी सरकार और सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय के बीच राफेल भ्रष्टाचार को दबाने के लिए संदिग्ध साठगांठ का पता चलता है। गौरतलब है कि मीडियापार्ट ने कथित इनवॉइसेस प्रकाशित किए हैं जो बताते हैं कि दसॉ ने कथित बिचौलिए सुशेन गुप्ता को गुप्त रूप से कमीशन का भुगतान किया। पोर्टल कहता है, इन दस्तावेजों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय संघीय एजेंसी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और जांच शुरू नहीं की। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के पास अक्टूबर 2018 से सबूत हैं कि दसॉ ने राफेल जेट के बिक्री सौदे को हासिल करने के लिए सुशेन गुप्ता को घूस दी। रिपोर्ट में कहा गया है, सबूत गोपनीय दस्तावेजों में मौजूद हैं जो दोनों एजेंसियों की ओर से एक अन्य भ्रष्टाचार मामले अगस्ता वेस्टलैंड की ओर से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई का घोटाला की जांच में सामने आए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा राज में काली कंपनियों को सफेद बनाने और राफेल पर नई रिपोर्ट को लेकर प्रियंका गांधी वारा ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। उन्होंने भाजपा का भ्रष्टाचार के हेडिंग के साथ लिखा है, काले धन की सफाई का जुमला देकर भाजपा ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था, लेकिन भाजपा राज में काली कंपनियों को सफेद बनाने और काले कारनामों को छुपाने जैसे कामों की लाइन लगी हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ राफेल मामले में ताज़ा रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न खबरें भी पोस्ट की हैं। प्रियंका ने इससे पहले नोटबंदी के मुद्दे पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर 5 सवाल दागे थे।
गौरतलब है कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले की वजह से कई दिनों तक आम आदमी को पैसों के लिए बैंकों के बाहर लाइन लगाना पड़ा। प्रियंका ने नोटबंदी को आपदा बताते हुए अपने ट्वीट में पूछा था, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, कालाधन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बताया, इस बार क्या नया कर रहा चुनाव आयोग, सपा करेगी इसका विरोध। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में जोड़े और काटे गए नामों की जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं देने का आरोप लगाते हुए जरूरत पड़ने पर आयोग के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के बाद सूची जारी करता था, मगर इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों किसके दबाव में वो इस सूची को जारी नहीं कर रहा है। अगर हम एक राजनीतिक दल के रूप में आपत्ति करना चाहें, नाम जुड़वाना चाहें, तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमने शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। उन्होंने कहा कि इस बार नई मतदाता सूची में 21,56,262 नाम जोड़े गए हैं और 16,42,756 नाम काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक यही होता रहा है कि नाम काटे और जोड़े जाने के बाद वो सूची सभी राजनीतिक दलों को जारी होती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव तक मतदाता सूची में जोड़े और काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर कहा, सुनने में यह आ रहा है कि चुनाव आयोग में दिल्ली में जितने भी अधिकारी हैं वे सब उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा। अगर 2019 तक राजनीतिक पार्टियों को सूची दी जाती थी तो इस बार क्यों नहीं दी जा रही है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता तैयार है इनको हटाने के लिए। उन्होंने कहा, बिहार का चुनाव सबने देखा, कितने करीब से निकल गया, भाजपा हार गई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य जिम्मेदार लोग आयोग गए थे और ज्ञापन दिया था। दिल्ली में भी हम ज्ञापन भिजवाएंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे, नहीं तो धरने पर बैठ जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली वायु प्रदूषण काबू करने को खास प्लान, खुले में कचरा जलाने के खिलाफ चलेगा अभियान, पार्किंग चार्ज में होगी वृद्धि। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण लगाम लगाने और मौजूदा उपायों और इंतजामों की समीक्षा के लिए मंगलवार को हुई विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक में कई कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी आप नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक खुले में कचरा जलाए जाने के खिलाफ एक अभियान चलाएगी। राय ने कहा कि धूल रोधी अभियान का दूसरा चरण 12 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच चलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में खुले में कूड़ा जलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम राजधानी में 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक खुले में आग के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। इसके लिए 10 विभागों की 550 टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर उन्हें खुले में आग जलने की कोई घटना दिखाई देती है तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध, मॉल और अन्य निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग शुल्क में वृद्धि तथा मेट्रो ट्रेनों और डीटीसी बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर पराली जलाने के मामले में राज्यों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बैठक जल्द बुलाई जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 22 को महापंचायत से लखनऊ में दम दिखाएंगे किसान, राकेश टिकैत बोले पूर्वांचल में भी तेज करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को अब 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार भरते हुए कहा कि यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और 3 काले कानूनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। टिकैत ने मंगलवार को कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्वांचल में भी विरोध तेज किया जाएगा, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोधी कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बीकेयू संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और विशेष रूप से नवंबर 2022 से दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टीकरी और गाजीपुर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया, 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। एसकेएम की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और 3 काले कानूनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब अन्नदाता का आंदोलन पूर्वांचल में भी तेज करेंगे।
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजधानी में होने वाली किसान की महापंचायत काफी अहम मानी जा रही है।